दोस्तों जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो नीरज चोपड़ा जैसा, वरना न हो। आप लोगों ने एक चीज फील की होगी इस बंदे के अंदर में कि कभी भी किसी भी कंपटीशन के अंदर में जब भी ये अपना भाला फेंकते हैं, भाला जमीन पर गिरने से पहले ये सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये वीडियो फिर से आप लोग रिवाइंड करके देखो, आप लोग समझ जाओगे। सेम फीलिंग आप लोगों ने जब ओलंपिक, वो तो एक ऐसा पोडियम होता है ओलंपिक का, तो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ उसको बोलते हैं, और 4 साल में पूरा यार एक बार वो महाकुंभ आता है और वहां पर बंदा ऐसी कॉन्फिडेंस दिखाए कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज जो वहां पर आ रहे हैं उनके सामने की फेंकने से पहले भाला अपने आप को सेलिब्रेट करने लगेगी, हाँ कि चैंपियन तो भाई साहब मैं ही हूं। ये वाला कॉन्फिडेंस जिस इंसान की जिंदगी में आ गया ना, वो इंसान जो है वो कभी अपने किसी भी पहलू में मार नहीं खाने वाला है। पर लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को इस तरीके का नेचर भी रखना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये कि एक बार मैं इंटरव्यू सुना था इनके कोच साहब का, तो यहाँ पर कोच साहब ने ये बोला कि अगर मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि तुमको 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो बंदा है 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर इस बंदे को बोला था कि तुमको ये काम जो है ये बेसिकली इतना करना है, तो उससे हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता हुआ ये बंदा नजर आएगा। यानी कि अपने मन को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए जितना बोला गया उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में जैसे कोई भी लेक्चर आप लोग देखते हो, चाहे एप्लीकेशन पे देखते हो, चाहे यूट्यूब पे देखते हो, चाहे कहीं और देखते हो, आप लोग खुद सोचो कि जितना कोई भी टीचर पढ़ा रहा है वो तो आप लोगों ने कवर कर ही लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लिया। मान लीजिए कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया किसी स्टैटिक पोर्शन के अंदर में, उसमें जाकर आप लोगों ने बैक एंड में जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर डाली। ठीक है, जो भी लेक्चर आप लोगों ने पढ़ाया अभी, उससे पहले आप लोगों ने आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उठाकर पुराना लेक्चर और थोड़ा सा रिविजन कर डाला। ये चीज हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आप लोगों ने अलार्म लगाया कि यार आज ना 5 बजे उठना है, 5 बजे की जगह आप लोगों ने आज क्या किया, आज 4 बजकर आप लोग 50 मिनट पर उठ गए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सा आप लोग ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा जब जिंदगी में आप लोगों की समझ आएगा ना, ये आप लोगों को एक लीडर बनाकर निकाल कर लेकर आएगा, और लोग पूछेंगे यार ये पता नहीं यार इंसान ऐसा कैसे कर लेता है। तो ये एक नेचर है जो आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, और जब ऐसा नेचर डेवलप हो जाएगा, आप लोग खुद देखो 2016, 2017, 2018, 2018, 2020, 2022, 2022, 2000 बेसिकली 23, यहां पर आप लोग देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप की लाइन लगी हुई है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में आप लोगों को यहां पर सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी सिस्टमेटिक में। कहने का मतलब यहां पर यह कि ये लेवल अचीव करने के लिए किसी भी इंसान को अपनी एक तरीके से, नहीं कहते कि जी तोड़ जान लगानी पड़ती है, वो वाली प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिसमें जरा सी भी कसर न रह जाए। इसको कहते हैं अपने काम में 100% देना। आप लोग खुद सोचो, ये लेक्चर देखते देखते कई सारे सोच रहे होंगे कि यार ये नहीं वो भी करना है, ये नहीं वो भी करना है। आप लोग कहीं पर भी 100% नहीं रहते हो। जिस इंसान ने एक जगह 100% रहना सीख लिया ना, अगर आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो तो 100% यहां पर दो। इसके बाद में अगर आप लोग कहीं भी खेलने जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो उसके साथ में 100% दो। आप लोग यहां पर पढ़ने में 100% दे रहे हैं, यार उससे मिलने जाना है, फिर वहां पर मिलने चले गए तो वहां पर 100% नहीं दे रहे, यार पढ़ना है। तो ये जो जिंदगी होती है ना, ये सबसे ज्यादा झिल्ली गिरे वाली जिंदगी होती है। यानी कि इस जिंदगी में इंसान कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाता है, वो हर जगह रहने की कोशिश करता है और कहीं पर भी नहीं रह पाता है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में अगर फोकस देना है, जिस इंसान ने एक जगह फोकस देना सीख लिया, उस इंसान को कोई हिला नहीं सकता उसकी पोजीशन से, और ये कॉन्टिन्यूअस अपनी पोजीशन बनाते रखता हुआ इंसान जो है वो नजर आएगा। और उदाहरण आप लोगों के सामने है। ये चैंपियन कहां पर चल रही थी चैंपियनशिप? ये बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कहां पर है? ये किस कंट्री के अंदर में है, मतलब किस कंट्री की कैपिटल है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन कौन बताता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारी जो पोजीशन शानदार रही इनके द्वारा, 88.17 जो मीटर यहां पर ये भाला फेंका गया। और इसके साथ में सेकंड नंबर पर जो आप लोगों को देखने को मिला, यहां पर ये था अरशद नदीम। ये पाकिस्तान के थे जो कि सिल्वर मेडल जीत कर लेके गए। और चेक रिपब्लिक के जैकब, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिले तीसरे नंबर पर। यानी कि 88.17 हमारा है, 87.82 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान का। ठीक है, और फिर यहां पर चेक रिपब्लिक का ये है 86.67। यानी कि जब आप लोग इस लेवल पर जाकर खेल रहे होते ना, एक बात ध्यान रखना, वहां पर छोटा छोटा सा जो पायदान है ना, वो आप लोगों को चैंपियनशिप की पोजीशन पर ले जाकर रख देता है। और ये चीज आप लोगों ने फील की होगी। मिल्खा सिंह मूवी किस किस ने देखी है? यस या फिर नो? तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो हार के वहां पर आता है और फिर अपने कोच के पास में जाता है, प्लेन के पास में, जो प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं, और बोलते हैं कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब क्या है, इस पर्टिकुलर पेपर पर लिख दो।
तो वो चीज इंसान को जो 24 घंटे उस चीज को रिकॉल करता रहेगा, वो चीज उसको उस पोजीशन पर ले जाकर रखेगी। और इसके लिए एक डिसिप्लिन वे की लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग यहां से देख सकते हैं। डिसिप्लिन के मामले में बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल पर है। अपने आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं कि उनको पता है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ भी हो तो उससे चीजों को एडवांस रखना है, वरना इंसान ना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, इंसान को हवा लगने लगती है कि बहुत हो गया, मजा करते हैं जिंदगी के, ठीक है। क्योंकि एज ही ऐसी है, इस एज में इंसान को संभालना सबसे ज्यादा टफ आप लोग को देखने को मिलता है, जो 18 से लेकर 25 तक की एज होती है। और यहां पर देखो 18 से लेकर 25 तक की एज में कैसे संभाला है अपना आपको, ये होता है भाई साहब झंडे गाड़ना जिंदगी में। तो जिस इंसान ने अपनी इस एज को संभाल लिया, उस इंसान के सामने जो दुनिया है वो बोनी लगने लगती है। ये वाली फील आप लोगों को देखने को मिलेगी, है कि नहीं। तो अपने टारगेट को जो भी आप लोग लेकर चल रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चलो आप लोगों को, कि अगर पढ़ाई आप लोग कर रहे हो तो उस तरीके से पढ़ाई करना है कि आज पढ़ लें भाई साहब, इसके बाद में फिर कभी उठा के नहीं पढ़ेंगे। मतलब इस लेवल पर आप लोगों को पढ़ना है। मतलब ये सोचो कि आज बस जितना पढ़ना है उसमें 100% देना है, और कल कोई पेपर देने जा रहे हैं। उस इंटेंसिटी के साथ में जब आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, यकीन मानो कोई भी एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, आप लोग आसानी से पास कर लोगे। बस ये माइंड में एक ऐसी इंटेंशन क्रिएट करनी है कि हाँ, आज जो पढ़ रहे हैं वो 100% देंगे, क्योंकि कल जो है पेपर होने वाला है। उस फोकस के साथ में पढ़ेंगे। वरना पढ़ता तो हर एक इंसान है। एक इंसान 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है और एक इंसान जो है 4 घंटे बैठ के पढ़ रहा है। वो 4 घंटे फोकस में पढ़ रहा है और ये 8 घंटे मोबाइल में लग रहा है बीच में। तो ये इंसान कभी इसके साथ में 4 घंटे वाले के साथ में कंपीट ही नहीं कर पाएगा। ये बात आप लोगों को बता दूं। मैंने बोला था कि जो सोर्स होती हैं, जो रील्स होती हैं, उनको रेगुलर लगातार मत देखा करो, क्योंकि कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या आप सोर्स नहीं देखते हो, क्या आप रील नहीं देखते हो। रील तो देखो नहीं देखता हूं, ठीक है, क्योंकि रील जो है वो वहां पर यूट्यूब पर रहता हूं, तो यूट्यूब पर काम करते हैं तो उसका बेसिकली सोर्स तो देख लेते हैं, पर लेकिन रील जो है उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना और फिर रील देखना बकायदा, वो मतलब मैं रियलिटी में मतलब मुझे कभी शायद मैंने कोई एक आधी रील देखी होगी। सोर्स में काफी देखता हूं, पर उसमें मैंने एक अपना रूल बना रखा है। काफी का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब लगा रहता हूं, मतलब जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो उसमें एक रूल बना रखा है मैंने। रूल क्या बना रखा है कि मैं जैसे शॉर्ट देखने बैठा, कोई भी शॉर्ट मुझे ऐसी लगी कि मुझे ये शॉर्ट बहुत प्यारी लग गई, मतलब कि ये शॉर्ट्स जो है इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है नया, मैं वहीं पर ही शॉर्ट देखनी बंद कर देता हूं और उसी शॉर्ट को मैं 2 या 3 बार देखता हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर मैंने यहां पर बैठकर 4 या 5 शॉर्ट देखी है, 4 या 5 शॉर्ट में से ये शॉर्ट मुझे पसंद आ गई, तो वो शॉर्ट मेरे दिमाग में स्टिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली फायदा तभी है, वरना 1 घंटे स्क्रॉल करने के बाद में 60 शॉर्ट देखने के बाद में उसमें से एक भी शॉर्ट याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो जहां पे जो भी शॉर्ट आप लोगों को पसंद आते हैं ना, जहां पर लगता है कि कुछ नया इससे सीख लिया है, वहीं पर ही आप लोग रुक जाओ। और ऐसा नहीं कि नया सीखने की 1 घंटा देख लिया कुछ नया नहीं आया, बंद कर दो। मतलब अपना रखो कि 5 से 7 मिनट, 5 से 10 मिनट जो है फटाफट आप लोग स्क्रॉल करके देख रहे हैं, कोई भी एक अच्छी सी लग गई और फिर उसको माइंड में रिकॉल कराना है 2-3 बार कि हाँ इससे ये नया सीखा। कोई मोटिवेशनल कोट हो गई, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे गई जो कि आप लोगों को लग रहा था कि वाह यार क्या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे गई। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कहां पर रुकना है, आप लोगों को अपना स्टॉपिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया तो शॉर्ट कैसी भी हो, कितनी भी हो, कुछ भी हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट होने नहीं देगी। वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपनी कमान अपने हाथ में रखनी है, ना कि ये भी मजेदार आ गई, ये भी मजेदार आ गई, उड़ाते चले गए और फिर बैठे 1-2 घंटे बाद में और माइंड में कुछ भी नहीं है। तो ये रूल फॉलो करिए, जिंदगी में छोटे छोटे रूल बना लो, आप लोग जो है ऐसी पोजीशन पर जाकर बैठ जाओगे कि कोई आप लोगों के साथ में कंपीट भी नहीं कर पाएगा। ये मैं बात गारंटीड बता रहा हूं, नहीं है किनारा, तो आप लोग इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। कल पहले ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मन की बात जो है वो किस किसने सुनी, किस किसने नहीं सुनी। जिसने नहीं सुनी वो नो लिखेगा, जिसने सुनी है वो यस लिखेगा, और जिसने सुनी है उसको कौन सा पॉइंट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा बताएगा जरूर। कई सारी बात की हालांकि उन्होंने कई मुद्दे पर जो एक काफी बड़ा मुद्दा था यहाँ पर कि वुमेन यानी कि जो महिला है उनका जो पार्टिसिपेशन था भाई साहब, जो अभी स्पेस मिशन के अंदर में जो उनका रोल आज की डेट में देखने को मिल रहा है वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहा है। और आप लोग देखो आज की डेट में, मान लीजिए आप लोग काम कर रहे हो कहीं भी, किसी प्राइवेट ऑफिस में आप लोग जाते हो या फिर कहीं भी किसी भी ऑफिस में आप लोग काम करते हो या फिर किसी को काम करते हो देखते हो, तो वहां पर आज की डेट में चाल चलन हो गया है कि मॉडर्न कपड़े पहनना। मॉडर्न कपड़े इन द सेंस जैसे हम लोग जीन्स डालते हैं, ठीक है, लड़कियां जो है अपना अलग से जो भी उनके मॉडर्न कपड़े होते हैं वो पहनती हैं, तो उसको मॉडर्निटी दिखाते हैं, ठीक है। पर लेकिन सोचो यहाँ पर आज की डेट में इसरो की जो साइंटिस्ट हैं वो साड़ियां पहनी हुई हैं यार, इनसे ज्यादा मॉडर्न कोई होगा? आप लोग खुद सोच के देखो, ये स्पेस मिशन पर काम कर रहे हैं, ये उस लेवल पर काम कर रहे हैं कि आने वाली मतलब ऐसी 10-15 जनरेशन जो है वो याद रखने वाली है कि हाँ इन लोगों के द्वारा स्पेस मिशन में काम किया गया था। सेम सिचुएशन आप लोगों को मून मिशन में भी हमारी देखने को मिली थी,
बेसिकली जो पहले, सॉरी मून तो हो गया, सेम सिचुएशन हम लोग की उस पर देखने को मिली थी मंगल मिशन के ऊपर, मोम जिसको बोला था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मॉडर्निटी जो है वो आप लोगों के काम में दिखनी चाहिए, आप लोगों को, आप लोगों का जो वर्क है उसमें मॉडर्निटी दिखनी चाहिए। अपनी कल्चर, अपनी जो एक तरीके से हम जो जहां पर रहते हैं वो एक तरीके से अपनी सोसाइटी को, उसको कभी भी हम लोग को डिग्रेड करके नहीं देखना चाहिए। कुर्ता पजामा पहनना ये कोई गलत चीज नहीं होती है, ये साड़ियां पहनना ये कोई गलत चीज नहीं होती है। अगर आप लोग रियल में फील करते हैं तो राजीव दीक्षित साहब का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, किस किस ने नहीं सुना है ये बताइए, जाकर सर्च कर लेना। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो नेक्स्ट लेवल पर लोगों को अवेयर कराया करते थे। उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई मैं इसलिए कहता हूं ना कि जो भी शॉर्ट मेरे सामने आती है और मुझे लगता है कि अच्छी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शॉर्ट आप लोग फालतू की लग रही है ना, उसको तुरंत ऊपर पहुंचा दो, यानी कि यूट्यूब को पता चलेगा आप लोग का इंटरेस्ट क्या है। तो राजीव दीक्षित साहब की कोट मेरे सामने, मतलब जो शॉर्ट्स में बहुत आती है, क्यों? क्योंकि जो भी उनकी शॉर्ट आती है मैं पूरी देखता हूं उसको बैठ के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई नॉलेज देखने को मिलेगी, और वो भी ऐसी नॉलेज देखने को मिलेगी जो जिंदगी में आप लोगों को जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा के जाएगी। ये चीज आप लोग फील करना। तो एक शॉर्ट उनके सामने है, तो उन्होंने बोला कि हमारे देश में लोग जो है जीन्स वगैरह बहुत पहनते हैं आज के डेट में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जीन्स दे दी हम लोग को, हम बेवकूफों की तरह जीन्स पहन के बैठ जाते हैं। जबकि जीन्स अंग्रेजों के लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो एक कूल इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहां पर ठंडक इतनी ज्यादा पड़ती है जिसकी कुछ हद नहीं। और हम लोग कहां पर रहते हैं? हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर ठंडक ओनली 3-4 महीने की या 2-3 महीने की होती है, और हम लोग यहां पर क्या करते हैं? जीन्स पहने घूमते हैं 24 घंटे। यहां पर हमारी पुरानी सभ्यता अगर देखोगे, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात कर लो चाहे साउथ इंडिया की बात कर लो, नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को धोती पहनते हुए लोग नजर आते थे, धोती कुर्ता, और साउथ इंडिया में उसी का दूसरा वर्जन जिसको लुंगी कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हमारे यहाँ का टेम्परेचर। जिस तरह के टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अनुकूल है कि हम लोग ऐसे कपड़े पहने। पर लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए हम लोगों ने क्या किया? अपना पहनावा जो है वो चेंज कर डाला। तो ये चीज क्या देखने को मिल रही है कि दूसरे को देखकर, ऐसे तो बंदर भी नकल करना जानता है ना, पर लेकिन उसको पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, कुछ भी कराते रहो उससे। तो वही बातें चीजें हैं। तो हम लोगों को अपनी कल्चर नहीं भूलना चाहिए। अगर आज की डेट में भी आप लोग देखो, मुझे काफी अच्छा लगता है जब भी साउथ इंडिया की मूवी देखता हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा आज की डेट में जब भी मुझे मौका मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पर अक्सर शेयर भी करता रहता हूं मैं। तो यहाँ पर कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा कल्चर जो होती है हमारी, जो चीजें दिखाने की उनकी जो टेंडेंसी है वो बड़ी ही प्यारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यही चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली हमारी जो साइंटिस्ट है, और ये चीज अप्रिशिएट करने लायक एफर्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, मैंने गवर्नर डिस्कस किया था, ऐसे ही आज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी के साथ में सीएम की पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि पॉलिटी के 2 चैप्टर आप लोगों में कंप्लीट कराने वाला हूं काफी तसल्ली में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में और प्रेसिडेंट के साथ में कंपेयर करते हुए भी हम लोग यहाँ पर चलेंगे, जिससे कि आप लोगों के माइंड के सारे कंफ्यूजन जो हैं वो आप लोगों को दूर होते हुए नजर आए। ठीक है, और बाकी ये जो आप लोगों को मैंने बोला है जरूर जाकर एक बार सुनिएगा, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे जब आप लोग यहाँ पर जाकर सुनेंगे। तो हल्का सा टाइम दीजिएगा, पीएम मोदी जी की जो बात आती है उनको सुनिएगा, बहुत ज्यादा फायदा भी आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक बात कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं कि सर क्या दुश्मनी है दूसरे एग्जाम के साथ में, आपने सीडीएस और ओनली जो यूपीएससी की क्लास ही क्यों यहाँ पर बेसिकली लेकर आए, इसके अलावा और किसी एग्जाम की क्यों क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कई सारे बच्चे हैं बेसिकली यहाँ पर इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे देते ना कि यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हो गया, सीसेट का कोर्स हो गया, तो सोशियोलॉजी का भी हो गया, पीएसआईआर का भी हो गया, आप लोगों को सीडीएस का भी देखने को मिलेगा। एक बात आप लोगों ने फील की होगी कि सबसे पहले जो कोर्स लॉन्च किया गया था वो ईपीएफओ का लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोगों का सीडीएस का कोर्स आया, उसके साथ में फिर यूपीएससी का आया, फिर ऑप्शनल का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मुझे अच्छे टीचर नहीं मिल रहे थे, पर फिर भी ऑप्शनल का कोर्स आप लोगों के सामने आ गया और आप लोगों को चीजें आराम आराम से देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में देखा होगा, वहां पर भी ऐसी ही चीजें अपग्रेड की गई सारी। ठीक है, फिर फाउंडेशन कोर्स की भी एक अलग से छोटी सी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देगी। तो यार जैसे जैसे मुझे चीजें अच्छी मिलती जा रही है ना, कोई टीचर मुझे अच्छा मिल रहा है, ठीक है, कोई टीम मुझे अच्छी मिल रही है, इसे टेस्ट सीरीज बनाने की बात करें, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो। तो जैसे जैसे टीम बनती जाएगी वैसे वैसे बैकएंड में काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं चल रहा है, टीम बनती जा रही है। और जो भी टीम बनती जा रही है, जो भी मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में जस्टिफाई कर पाएगी, तो तभी यहां पर उसको आगे लेकर चला जाएगा। वरना ये जो 4.9 की रेटिंग है ये कैसे बरकरार रख पाएगी, आप लोग खुद बताइए। मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें आप लोगों को यहां पर मिले आप लोग उससे 100% सेटिस्फाई रहें, क्योंकि कोई भी टीचर देखो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि मतलब ये नहीं चाहता कि मैं बस मुझे ही देखकर लोग कहें कि हाँ बस सर ही पढ़ाएं, बस सर ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने यूपीएससी वाले कोर्स में भी आप लोगों ने देखी होगी और सीडीएस वाले कोर्स में भी आप लोगों ने देखी होगी। वहां पर हर एक टीचर जो है आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही नजर आएंगे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं।
थोड़ा सा हल्का सा नेचर आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल सकता है, पर उस टीचर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोग देखना। तो जिस भी एग्जाम के लिए मुझे ऐसे टीचर मिलते रहेंगे, वो एग्जाम जो है एप्लीकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा, और जल्द ही कई सारे और भी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं बेसिकली बैक एंड में पूरी टीम लगी हुई है, इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब देखो, एक तो होता है हड़बड़ी में सारे काम कर डालना, एक होता है तसल्ली में सारे काम को लेकर चलना। तसल्ली में जो भी काम किया जाएगा वहां पर आप लोगों को मजा आएगा। तो अगर कोई भी क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर से मैं बोलता हूं, एप्लीकेशन के ऊपर जाना, चाहे वेबसाइट के ऊपर जाना, जो भी क्लास में आप लोग जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग को ऐसे ही रैंडमाइज किसी भी क्लास में नहीं जाना है। सबसे पहले आप लोगों को डेमो लेक्चर आप लोगों को देखने हैं। मान लीजिए किसी में भी आप लोग जाते हैं, जैसे यूपीएससी वाले में जा लिए, डेमो लेक्चर में आप लोग जाना नीचे, तो आप लोगों को डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोग जाओगे तो सारे डेमो लेक्चर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए सारे। तो इन पे जाकर आप लोग पहले टीचर को एक बार देखिएगा। जब टीचर से आप लोग सेटिस्फाई हो जाए, हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर है, वो भी कई, तब आप लोग को जाकर आगे जो है चीजों को लेकर चलना है। पहले डेमो लेक्चर देखना है, और उसके साथ भी पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो बस अपनी, और उसके साथ में चीजों को आगे लेकर चलो, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में लग रहा है चीजें आगे लेकर चलनी है, तो सही बात है, नहीं तो वहीं पर ही ड्रॉप कर देना, क्योंकि पैसा आप लोग की मम्मी पापा की मेहनत की खून पसीने की कमाई है, इसलिए उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर तसल्ली में आप लोग चीजें करके, दिल को सेटिस्फाई करके, उसके बाद में ये चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट एक है कि अभी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो अपना रिव्यू जरूर दिया करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो रिव्यू है उससे अपग्रेड होती रहती हैं चीजें। आप लोग अपना रिव्यू जरूर दिया करो कि कोई दिक्कत है कि एप्लीकेशन के ऊपर बताया करो। और कई सारे बच्चे ऐसा रिव्यू दे रहे हैं, एक बच्चे कह रहा है कि सर एप्लीकेशन पर नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू दे दिया उसने 3 स्टार दे दिए। यार देखो, नाम चेंज करने के पीछे रीजन है, आप लोग टीम को मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नाम अगर चेंज होगा तो जब भी आप लोग पेमेंट करते हो ना, पेमेंट पर फिक्स नाम नहीं आएगा फिर वो, ठीक है। मान लीजिए पता चला ज्वाइन किसी और ने किया, उसके नाम की स्लिप कट गई वहां पर, उसके ऊपर जीएसटी वीएसटी सब पे कर दिया, पता चला आगे चलकर आप लोगों ने नाम भी चेंज कर दिया, स्टेट भी चेंज कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर जो बिल क्रिएट होता है, उस बिल के हिसाब से फिर यहाँ पर जीएसटी पेमेंट होता है। तो सरकार के पास में जिस स्टेट का जीएसटी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी की लिस्ट जो है सीए के पास में जाती है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न देखने को मिलता है। तो वहां पर नाम फिक्स करने का यही रीजन है, ताकि उस इंसान के नाम का जो बेसिकली बिल कटा है, जिसने भी जो कोर्स में एडमिशन लिया है, वो पता चला बिल किसी और के नाम का और वहां पर नाम चेंज करके कुछ और कर दिया। तो ये रीजन है ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए। पर फिर भी आप लोगों को लगता है नाम में कोई गड़बड़ है, तो आप लोग टीम को लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग उसको चेंज करवा सकते हैं कि हाँ ये नाम में गड़बड़ है, या फिर नंबर आप लोगों को गुम हो गया, वो भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी कल किस किसने टेस्ट दिया जरूर बताना, और किसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही ये भी बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग रेगुलर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। तो फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में, और फिर गवर्नर के बारे में, और कुछ और न्यूज देखेंगे। तो बहुत ही तसल्ली में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते हुए आगे बढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में। क्या हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में जानेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में। आखिर ये पोस्ट जो है किस तरीके से हमारे देश में काम करती है, क्या क्या पावर होती है, रियलिटी में पावर किसके हाथ में होती है, क्या प्रेसिडेंट के हाथ में रियल पावर होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रियल पावर होती है। इसी के साथ में यहाँ पर किसको हम लोग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और किसको हम लोग रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और रियलिटी क्या है। आप लोगों ने अगर पास्ट में देखा होगा, जब मनमोहन साहब जी की गवर्नमेंट थी, हालांकि वो एक बहुत ही एक जेंटलमैन पर्सन है और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, पर लेकिन जब इंसान जो है वो डिसीजन लेना बंद कर दे तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगते हैं कैपेबिलिटी के ऊपर। तो ये माना जा रहा था कि पैरेलल में गवर्नमेंट चल रही है। इसके ऊपर एक अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा मूवी भी आई थी, ठीक है। तो उसमें भी दिखाया गया कि मनमोहन साहब जो है वो कुछ काम करना चाहते थे, पर लेकिन ऊपर जो बैठे हुए जो अथॉरिटी है वो उनको काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। बेसिकली सारी जो परमिशन है वो वहां से ली जा रही थी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी देश के अंदर में। उसमें मनमोहन सिंह जी जो है वो एक तरीके से ऐसे हो गए थे जैसे आज के डेट में हमारे देश में प्रेसिडेंट है, यानी कि कोई और बताएगा तब जाकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा और तब जाकर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कुछ ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, पर प्रेजेंट टाइम पर ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ये माना जाता है कि फुल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हाथ में है। और कई बार इनको जो पुरानी देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ में भी इनको कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल एक तरीके से बोल्ड डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा माइंड में क्लियर रख के चलिएगा
कि कभी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसको आप लोग एक पर्टिकुलर पोस्ट से ऊपर उठकर नहीं देख सकते। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये नाम पीएम है इस पोस्ट का, पर लेकिन रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो पोस्ट का नाम है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और इंसान का नाम है मोदी। तो मोदी साहब को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले इसलिए जानते थे क्योंकि वो गुजरात के सीएम थे। तो यानी कि इंडिविजुअल पर्सन का नाम और पोस्ट का नाम, इनमें दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। अगर कल को आप लोग जाकर एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो उस टाइम पर आप लोग एक आईएएस ऑफिसर होगे, और एक आईएएस ऑफिसर जब आप लोग बनोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आपका नाम जो है उसके बाद में लगेगा कि हाँ ये इंसान एक आईएएस ऑफिसर बन गया। जैसे यहां पर अगर बात करें, जैसे कोई एक तरीके से रविंद्र है तो वो आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक है। कोई प्रदीप है वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो आईएएस जो हो गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो पोस्ट हो गई, और यहां पर पर्सन हो गया। तो हम लोग जो बात करेंगे पूरा वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। तो ये आप लोग समझिएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो थोड़ा सा मैं कंपेयर करूंगा प्रेसिडेंट के साथ में, तब आप लोग रियलिटी में इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज तक के सबसे जो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने पर्सनल व्यू होगा, हालांकि कि सबसे प्यारे प्रेसिडेंट आपको कौन से लगे जिनको नाम लेते ही सैल्यूट करने का मन करता है, ठीक है। हालांकि सारे प्रेसिडेंट अच्छे हैं, पर लेकिन फिर भी कि हाँ यार ये इंसान जो है प्रेसिडेंट सबसे शानदार था। और ऐसे ही जब से आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट या फिर एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि आप लोगों को लगता है कि ये बंदा सही है, वो कौन लगे? अपनी राय बताइएगा। ये आप लोगों की पर्सनल राय है, इसको कोई जज नहीं करने वाला है, ठीक है। बात करें यहां पर प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप लोगों ने सुना होगा प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप का मतलब क्या होता है? वो कुछ भी काम जो है वो अपने आप से नहीं करते हैं, उनसे कोई करा रहा होता है। तो इसलिए यहां पर कई बार नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, यानी कि कुछ भी नहीं करेगा इंसान खुद से, कोई और इससे करा रहा है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यहां पर बोल देते हैं। और इसी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के लिए एक वर्ड है, इसको बोलते हैं डी ज्यूरे। तो डी ज्यूरे ऑथोरिटी अगर लिखी रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। और अगर लिखा रहे यहां पर एक तरीके से डी फैक्टो, तो यहां पर पता चलेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में दिए जाते हैं कंफ्यूजन में आप लोगों को डालने के लिए, कि यार एक तरीके से लिख देंगे वहां पर कि डी फैक्टो ऑथोरिटी जो है इनमें से कौन है, स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। तो इन शब्द की मीनिंग भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ये शब्द का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज किया जाता है रियल ऑथोरिटी, और यहाँ पर डी फैक्टो ऑथोरिटी बोलते हैं। प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। रियलिटी में अगर देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं किसमें? देश के अंदर इमरजेंसी लगनी है, प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे। कोई भी बिल पास होगा प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे। कुछ भी कहीं पर जाएंगे बाहर किसी देश के अंदर में, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट है यहाँ पर सब जगह, ठीक है। वहां पर प्रेसिडेंट आप लोग को बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उनके साइन देखने को मिलेंगे। इनके सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हीं के नाम पर काम होते हैं। पर रियलिटी में जो यहाँ पर करता है वो कौन करता है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट, तो जो एक तरीके से देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर में, उसके हेड कौन है। स्टेट शब्द कैसे यूज करते हैं यहाँ पर? स्टेट शब्द बिल्कुल ऐसे जैसे जब आप लोग यूनाइटेड नेशन में जाते हैं ना, यूएन के मेंबर आप लोगों को पता है, तो यूएन के मेंबर मान लीजिए आज के डेट में 193 मेंबर है। तो यहाँ पर हर एक जो देश है वो एज ए स्टेट की तौर से रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, ठीक है। तो स्टेट इस तरीके से कई बार यूज करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर संविधान के अंदर में ये लिखा गया कि स्टेट में किस किस को इंक्लूड किया सकता है। ये मैंने फंडामेंटल राइट के टाइम पर भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। बताओ किसको स्टेट बोल सकते हैं यहाँ पर, आप लोग बताइए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, यानी कि जो मुखिया है सरकार का, वो कौन होगा? वो होगा यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री। और राज्य के जो एक तरीके से जो पूरे उसके सिस्टम के जो प्रमुख होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ही माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आप लोग बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहां से आगे। तो ये पर्टिकुलर धांसू पोस्ट है देश के अंदर में। पर एक बात आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ना तो हम लोग प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुनते हैं, ना ही हम लोग प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट चुनते हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट डालकर चुना है। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट डाल के नहीं चुना है, आप लोगों ने अपने एरिया यानी कि जैसे वाराणसी से ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये यहाँ पर बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद है। तो आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट दी है, अपने सांसद को वोट दी है। जो सांसद चुनकर आए वहां पर वो थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ठीक है। वो सांसद वहां से चुनकर आ गए। जब सारे सांसद अपने अपने एरिया से चुनकर आ जाते हैं, फिर ये सारे सांसद मिलकर इकट्ठे होते हैं पार्लियामेंट में,
और फिर यहाँ पर जो भी पार्टी जो है मेजोरिटी में होती है, जो कि ज्यादा वोट लेकर आई होती है, वो सारे मिलकर यहाँ पर अपना मुखिया चुनते हैं और उस मुखिया को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। यानी कि कभी भी अगर स्टेटमेंट एग्जाम में दे रखी हो कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बेसिकली सांसद के, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि विधायक के। तो ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को बताना चाहता था मैं, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको लेकर माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कुछ बातें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आगे चलकर। फिलहाल के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं इस स्टेटमेंट से कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड बाय द जो पॉपुलेशन यानी कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सब कहेंगे यार हमने तो प्राइम मिनिस्टर को वोट दी थी। नहीं, आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दी है। तो ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रख के चलिएगा। आर्टिकल 75 जो 75 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे, यानी कि नियुक्त करेंगे। ये पर्टिकुलर इस आर्टिकल में बोला गया है बाकायदा साफ साफ। तो ये माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में डज नॉट इंप्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि देखिए प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से अपॉइंट कर देंगे, मतलब मेरा मन किया मैं प्रेसिडेंट हूं कि यार मुझे इस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मतलब आज के डेट में अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है किसी को उठाकर, तो द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे नहीं कि यहाँ पर किसी को भी उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना देगी। मतलब कि उनको लगा कि एक केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, केजरीवाल साहब को, या उनको लग रहा है राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनाएंगी जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का, यानी कि जिसके पास में मेजोरिटी होगी प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पर ऐसा नहीं कोई भी उसको किसी भी तरीके से लेकर चल सकता है, ये कभी भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो पार्टी क्लियर मेजोरिटी, किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है तब अपना पर्सनल एक तरीके से डिस्क्रिशन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? मतलब यहां पर यह होता है कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। इसको कैसे देखोगे? मान लीजिए 3-4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे आज की डेट में आप लोग देखते हैं, जैसे बीजेपी होगी, ठीक है, इसी के साथ में कांग्रेस होगी या आम आदमी पार्टी होगी। अगर यहां पर कोई भी मेजोरिटी में नहीं है तो यहां पर प्रेसिडेंट साहब जो है उनके हाथ में क्या होगा? डिस्क्रिशन होगा कि मेजोरिटी तो किसी के भी पास में नहीं है, तो वो लार्जेस्ट पार्टी उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो लार्जेस्ट पार्टी जीत कर आई है, या फिर कोएलिशन यानी कि 3-4 ने मिलाकर अपनी कोएलिशन बना ली है लोकसभा के अंदर में, उनको बोलते हैं कि भाई साहब आओ और पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा के अंदर में, क्योंकि सारे चुने गए नुमाइंदे लोकसभा में जाते हैं, जाकर अपनी जो है ये दिखानी है मेजोरिटी की आप लोग जो है किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हो, यानी कि अपनी मेजोरिटी आप लोगों को यहां पर शो करनी है। ये बातें यहां पर बोली जाती है। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि जो इंसान पावर में है वो आकर यहाँ पर शो कर दे कि हाँ तुम ही पावर में हो। यहाँ पर मगधीरा मूवी देखिए ना, कि जो भी यहाँ पर ये चुन्नी लेकर आएगा वही यहाँ पर इससे शादी करेगा रानी से, ठीक है। तो वो चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से पूरा प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी को भी उठाकर आप लोग प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। क्या किसी को भी उठाकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है किसी को भी उठाकर, पर लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं। 6 महीने के बाद जो है या तो उसको लोकसभा से या फिर राज्यसभा से अपने इलेक्शन चुनकर आना पड़ेगा, तभी वो इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पर कंटिन्यू कर पाएगा। ये सारी बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे आप लोग इनको सुनते हुए चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे, तो आप लोग ये सारी चीजें याद रहने लगेगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहा करो, ताकि ये चीज आप लोग के माइंड में फिक्स होती चली जाए। अब बात करेंगे यहाँ पर इनको ओथ, यानी कि इनको बेसिकली प्रतिज्ञा कौन दिलाता है। तो यहाँ पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब ओथ दिलाए जाते हैं तो पूरा भव्य समारोह देखने को मिलता है। बाहर से कई बार लोगों को भी बुलाया जाता है, कई सारे जो देश के लोगों को। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ओथ ली गई थी, तो अपने पड़ोसी देश के सारे मेंबर्स को वहां पर बुलाया गया था। बहुत ही भव्य एक समारोह वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं एक तरीके से ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर। ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो ओथ होती है इसमें बेसिकली क्या फोकस रहता है? इसमें ये फोकस रहता है कि एक तो हम लोग अपने एक तरीके से ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ में हम लोग क्या करेंगे, अपने जो संविधान है एक तरीके से उसका प्रतिपालन करेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
एक सेकेंड यार। दूसरा क्या बोला गया है यहां पर, दूसरा बोला गया है कि एक तरीके से संप्रभुता के साथ में और एकता अखंडता के साथ में हमारे देश को आगे लेकर चलेंगे। और नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि अपनी जो भी कर्तव्य को हम लोग वहन करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और सच्ची निष्ठा के साथ में। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। तो कर्तव्य की जो ईमानदारी के साथ में हम लोग बेसिकली एक तरीके से निर्वहन करेंगे, हमारी ये ड्यूटी है जब हम लोग इस ऑफिस में होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान के लोगों के लिए, सबकी जनता के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस कसम में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में लोगों के लिए अकॉर्डेंस विद द जो एक तरीके से जो लोग हैं और जो संविधान है और जो कानून है, कोई बिना फियर, कोई किना एक तरीके से ना तो कोई डर रखना है ना ही कोई अफेक्शन रखना है किसी के लिए, और न्याय संगत तरीके से काम करना है। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है। क्योंकि पोस्ट कैसी है, पोस्ट है रियल एक तरीके से पर्सन, मतलब क्या है, मैंने बताया था ना रियल एग्जीक्यूटिव है। अगर रियल पर्सन भी जो है वो ढंग से अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो इनका काम करना जो है सिस्टमेटिक में बहुत जरूरी है, वरना फिर कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं। अब जो पावर एंड फंक्शन होते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी पावर जो होती है वो काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो इनका रिलेशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आज की डेट में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको लग रहा है कि मेरा होम मिनिस्टर जो होना चाहिए वो राहुल गांधी होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को राहुल गांधी को होम मिनिस्टर जो है वो बनाना पड़ेगा। इसी के साथ में बोलने लगे निर्मला सीतारमण जी जो है वो आज की डेट में यहाँ पर होम, या फिर वो आज की डेट में जो है डिफेंस मिनिस्टर होनी चाहिए, जैसे पहले वो थी भी, आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर उनको बनाना पड़ेगा, पर लेकिन किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं बात की नहीं की जा रही है यहाँ पर, मतलब अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर किसी को भी हालांकि बना सकते हैं प्रेसिडेंट, जिनको प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट अगर कोई चुना हुआ भी नहीं है तो 6 महीने के लिए तो उसको मिनिस्टर बनाया ही जा सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो पहला तो हो गया किसी का अपॉइंटमेंट करना, अगर यहाँ पर एज ए मिनिस्टर के तौर पर, तो ये प्राइम मिनिस्टर उसका नाम रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट जो है उसको ओथ दिला देंगे, ठीक है। दूसरा होता है, ये होगा अपॉइंटमेंट। दूसरा होता है रिमूवल, किसी को अगर हटाना है, एक तो यह कि बाइज्जत बरी कर दो, यानी कि अपने आप ही अपना रेजिग्नेशन दो और चले जाओ, तो ये होता है इज्जत से इंसान का चले जाना। एक होता है खुद प्राइम मिनिस्टर बोल दिया कि इस इंसान को हटा दो इस पर्टिकुलर पोस्ट से, तो यहां पर उसका रिमूवल अगर कर दिया जाता है इस तरीके से बोलने के बाद में, तो ये बेइज्जती वाला रिमूवल होता है। तो ये यहां पर जिसको बोल दिया जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर यहां पर तीसरी पॉइंट के बारे में बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहां पर यह है, अगर बोला जाए यहां पर कि आज की डेट में जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके पास में क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अमित शाह जी जो है उनके पास में क्या है, होम मिनिस्ट्री है। अगर ये बोला जाए कि दोनों को रीसफल कर दो, फाइनेंस मिनिस्टर को होम मिनिस्टर बना दो और होम मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, तो ये भी काम कौन करवाएंगे, ये भी काम प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे और प्रेसिडेंट जो है वो इनको इंप्लीमेंट कर देंगे। अब क्या बात यहां से समझ में आ रही है कि अपने जो भी यहां पर मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद चुनते हैं। मतलब क्या हो गया, अपने नवरत्न जो है वो खुद चुनेंगे कि ये मेरे नवरत्न है और ये मेरे साथ में मिलकर काम करेंगे। ये प्रेसिडेंट को बेसिकली बोलेंगे कि इनको अपॉइंट कर दो और प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि प्राइम मिनिस्टर की किसी की वजह से भी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि ये नवरत्न किसके थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर के थे जो भी अपॉइंट किए गए, तो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था। अब नया जब राजा आएगा वो अपने नवरत्न जो है वो अपने आप चूज करेगा, यानी कि पुराने नवरत्न को लेकर यहां पर नहीं चलेगा। नए नवरत्न आएंगे यहां पर, उनको अपने हिसाब से वो अपनी पार्टी में रखेगा, मतलब एक तरीके से अपनी टीम में रखेगा और उनको लेकर काम करेगा। पर लेकिन अगर किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली डिसॉल्व नहीं होगी, यहां पर उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, या फिर तब तक वो ऑफिस जो है अपने पास में रख लिया जाएगा जब तक कोई सुटेबल कैंडिडेट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं मिल जाता है। ये सारी की सारी बातें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, जो आप लोग याद रख सकते हैं। अपॉइंटमेंट करना है किसी इंसान का, किसी इंसान को रिसफल करना है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर उसको लेकर जाना है या फिर रिमूवल करना है,
ये कंडीशन के साथ साथ में अगर डेथ हो जाती है, वो सारी बातें, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं पावर आप लोग बोल सकते हो जो कि आज के डेट में देखने को मिलती है। और यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, अगर आप लोग ढंग से चीजों को समझोगे तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। ठीक है, अब यहां पर जो बात की जा रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहां का है। ठीक है, ये तीर गलत लग गया। ओके, अब यहां पर जो बात की जा रही है रिलेशन टू प्रेसिडेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है प्रेसिडेंट के साथ में, क्या रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, वो आप लोग याद रखिएगा। अभी मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट की जाती है अपनी, और यहां पर बेसिकली इसको हेड करते हैं ये, मानी कि प्रेसिडेंट यहां पर इसको एक तरीके से जो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं। तो ये एक तरीके से इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब इसके अंदर में क्या क्या काम चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है क्या क्या एक तरीके से ना क्या क्या गुपचुप बातें कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को बताएंगे। आप बोलोगे क्यों, प्रेसिडेंट जो है वो लंगोटिया यार है क्या? लंगोटिया यार नहीं है कि सामने वाले इंसान को ये बातें क्यों पता होनी चाहिए, इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि उसी के नाम पर सारे काम हो रहे हैं। यानी कि पता चला मेरा नाम जो है शहर में बदनाम किया जा रहा है, और मुझे ही नहीं पता है कि मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। मैं बाहर गया घूमने तो सब कह रहे हैं ये वही आदमी है। ठीक है, मतलब वही आदमी है जिसने गलत हरकतें करी हैं, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या गलत हरकतें कर दी हैं। तो ये क्या मतलब है, ये मतलब ये होगा कि सामने वाले के नाम पर तुम अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो, उसको बताओ तो सही, उसको पता तो रहना चाहिए कि भाई साहब तुम क्या गुल खिला रहे हो। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसलिए सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर इनके द्वारा इनको बताई जाती हैं, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इनके दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का जो काम किया जाता है। और ये सारी की सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आर्टिकल 74 संविधान इसी चीज के लिए काम करता है, किस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चीजों को लेकर चलना है। तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट एक अवेयरनेस का पॉइंट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी है और वो ऐसे ही लगा दी बिना पूछे ताछे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सारी बातों की जो है इंफॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट तक पहुंचनी चाहिए। ये ऑलरेडी संविधान के अंदर भी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या रिलेशन होता है पार्लियामेंट के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट में वो पिक्चर याद होगी जब राहुल गांधी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में गले मिले थे जाकर, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर उसको याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है पार्लियामेंट के साथ में। अगर पार्लियामेंट खासकर लोकसभा की मैं यहाँ पर बात करूंगा, अगर लोकसभा का सेशन बुलाना है या फिर लोकसभा का जो है डिसोल्व करना है, ये कहीं ना कहीं जो एडवाइस की जाती है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही एडवाइस की जाती है प्रेसिडेंट को, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। स्पीकर जो है वो हेड होते हैं यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा के, पर लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो जो मेन इंसान होता है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो जो भी सजेशन होता है यहाँ पर इससे रिलेटेड तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अदर फंक्शन के बारे में, तो अदर फंक्शन में जैसे आप लोगों को पता है पहले नीति आयोग हुआ, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब उसको रिप्लेस कर दिया गया 2015 में, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम लोगों ने नीति आयोग बना दिया। तो आज की डेट में जो नीति आयोग है उसके भी चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसी के साथ में जब लीडर ऑफ हाउस की बात करते हैं, खासकर जब बात करते हैं लोकसभा के अंदर में, तो प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ हाउस आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ वहां पर चीजें टिकी रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस का जो नाम का बात करते हैं यहाँ पर, वो भी आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पर बेसिकली काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये कई सारे कुछ अदर रोल भी आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के देखने को मिलेंगे। अब जब हम लोग एक शब्द यूज करते हैं यहाँ पर कि रोल ऑफ पीएम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रोल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पुराने टाइम पर कुछ ऐसी इमारतें यहाँ पर बनी होती थी, उसमें यहाँ पर एक ईंट हुआ करती थी और फिर यहाँ पर वो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली गेट देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इमारत होती थी इसमें जो ये ईंट हुआ करती थी, इस ईंट को हम लोग की स्टोन बोलते हैं। की स्टोन मतलब क्या है, यानी कि अगर ये हिलेगा तो सारी की सारी जो यहाँ से दीवार गिरेगी और सब कुछ धाराशायी हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आप लोगों को रोल अपना प्राइम मिनिस्टर का देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहानी जो है यहाँ पर खत्म हो गई। अब पर्टिकुलर फिर से यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर आने वाली है सामने निकलकर। तो यानी कि अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो उनको लीडर बोला जाता है, और लीडर ही अगर चला गया तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई बार लोगों ने यहाँ पर जब सोचे कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से रखना है,
तो कुछ लोगों ने बोला कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर की तरीके से रखना है, पर लेकिन यूएसए में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा काम नहीं, आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा ज्यादा, वहां पर सारे काम प्रेसिडेंट करता है। तो हमारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से सिस्टम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उनके नाम वो काम करते हैं, पर लेकिन काम जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगा। कुछ कुछ ये मिलता जुलता आप लोगों को यूके के साथ में यहाँ पर नजर आएगा। वहां पर प्रेसिडेंट की जगह पर अगर आप लोग देखते हैं तो वहां पर आप लोगों को किंग जो आप लोगों को देखने को मिलता है, फिर क्वीन बोल सकते हो। तो ये की स्टोन जो है यहाँ पर, ये हमारे देश के अंदर में ये प्राइम मिनिस्टर जो है इनका फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है बैलेंस बनाने का। जैसे मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर बताते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ में कि ये चल रहे हैं और ये नहीं चल रहे हैं। तो सारी चीजें बड़ी ही बैलेंस वे में यहाँ पर चलती हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर, ये जब किसी चीज को बैलेंस बनाने की बात आती है तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली चीजें सामने निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों। ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि कई बार वनडे टाइप के एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सीएम हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं जो कि रिसेंटली अभी पीएम बने हैं, यानी कि सीएम टू बिकम ए पीएम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। कई बार यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। जैसे मोरारजी देसाई साहब जो हैं वो यहाँ पर पहले सीएम थे फिर पीएम बने। चरण सिंह जी जो हैं वो पहले सीएम थे फिर पीएम बने। यहाँ पर ये जो सीएम रहे यहाँ पर बॉम्बे स्टेट हुआ करता था उस टाइम। आज की डेट में तो आप लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात देखते हैं, बाद में डिवाइड कर इनको 2 राज्य बना दिया, पर यहाँ पर जो ये बात की जा रही है बॉम्बे स्टेट की उस टाइम पर। इसी तरीके से चरण सिंह जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के बेसिकली सीएम थे, फिर आगे चलकर देश के पीएम बने। तो ये उनका टेन्योर भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, यानी कि 1952 से 56 तक जो है मोरारजी देसाई जी जो है सीएम थे। फिर 1977 से लेकर 79 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उसके जस्ट बाद का ये ड्यूरेशन है जब मोरारजी देसाई जी ने जनता गवर्नमेंट को लीड किया था। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। यही वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर इन चीजों को सही से पैटर्न में लिया गया था, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बिगड़ गई थी। तो यहां पर उनको फिर सही से रिकवर किया गया था। चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, ये 1967 से लेके 1968 तक का, और फिर आगे चलकर ये 1970 तक का चीफ मिनिस्टर है, और फिर आगे चल के 1979 से लेके 1980 तक का ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में वीपी सिंह रहे। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, फिर आगे चलकर यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के सीएम लगभग 2 साल रहे, फिर आगे चलकर पीएम बने और बहुत ही कम ड्यूरेशन के टाइम पर। तो वीपी सिंह जी के बारे में आप लोगों को याद रखना कि जो ओबीसी जो बेसिकली रिजर्वेशन जो था जो इंप्लीमेंट किया गया था 27% का, वो इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया और उसके बाद में कभी फिर पावर में नहीं आए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा चिढ़ गए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भी एक काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर बात करें 1971 से लेके 1973 तक का, तो ये आंध्र प्रदेश के पीएम रहे, वो सीएम रहे। इसके बाद में जब पीएम बने तो ये वो ड्यूरेशन है जब देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि एलपीजी रिफॉर्म की बात की गई थी और मनमोहन सिंह जी को इनके द्वारा अपने साथ में लेकर चला गया था एज ए अपने फाइनेंस मिनिस्टर। तो बहुत ही कुछ चेंज किया गया उस टाइम पर और हमारा देश जो है वो दुनिया के लिए ओपन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एचडी देवगौड़ा जो है ये कर्नाटक के सीएम थे 1994 से 1996 तक का। फिर यहाँ पर आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने 1996 से लेकर 1997 तक का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जानती हैं कि गुजरात के ये सीएम हुआ करते थे 2001 से लेके 2014 तक का। अब तक का जितने भी ऊपर अगर आप सीएम आप लोगों ने देखे होंगे वो छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए सीएम रहे थे, पर लेकिन टोटल मिलाकर 13 साल ये जो है गुजरात के सीएम रहे। और फिर यहाँ पर अभी फिलहाल आज के टाइम पर अगर आप लोग देखें 2014 से अब तक का यहाँ पर ये पीएम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका ड्यूरेशन है। तो टोटल मिलाकर 6 देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं आज की डेट में जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आर्टिकल 19 के बारे यहाँ पर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो टेबल है यहाँ पर उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है आप लोगों के सामने। तो आर्टिकल रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एक ग्लांस में अगर आप लोग देखेंगे तो 74th जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है कि एड एंड एडवाइस की बात की जाती है टू द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, यानी कि एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस पर जिसके काम करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। 75 यहाँ पर ये अदर जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज। 77 जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू फंक्शनिंग टू इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। 78 आर्टिकल ये बोलता है
कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे कि ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 88th में जब आप लोग बात करेंगे तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज ए रेस्पेक्ट द हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर ये 88th में लिखा हुआ है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली आती है, तो इसलिए इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बाद में हम लोग सीएम के बारे में जानेंगे काफी कुछ डिटेल में यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर कई सारे बच्चे जो क्या कर रहे हैं, अपना पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट तो सेंड कर दे रहे हैं, पर लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो ज्वाइन कहां पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर टीम को बार बार मैसेज करना है, फिर कंफर्म करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर जब भी आप लोगों को जाना है तो यहाँ पर एटलीस्ट आप लोग कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था दो चीजें हैं, एक ये नोट्स वाला है और दूसरा आंसर राइटिंग वाला है। नोट्स में क्लास नोट्स जो भी यहाँ पर इन क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर, और ये भी ओनली 499 का है, ये बिना जीएसटी के लिखा हुआ है, वैसे 499 का है, जीएसटी इंक्लूड होती है जब यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करोगे आप लोग, ठीक है। तो चाहे आप लोग एप्लीकेशन से जाओ, चाहे डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर पेमेंट करोगे, तो फिर यहाँ पर लिख दिया करो कि कौन सा आप लोगों को ज्वाइन करना है, ताकि इमीडिएटली जो टीम है 24 आवर के अंदर अंदर आप लोगों को उसी टेलीग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आप लोग उसको शेयर कर सको। नोट्स वाली चीजें जो है वो जल्दी अपडेट की जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था टीचर से बात की जाएगी, तो सारी टीचर से वो चीज कंफर्म कर ली गई है। प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा, जैसा बोला था वैसा ही रहने वाला है, तो यही प्राइस रहने वाला है। तो ये बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। पर हाँ, दिक्कत एक रहे कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स जो हैं वो बेसिकली कई बार पढ़ते हैं, जैसे नोट्स पढ़ने बैठते हैं ना आप लोग यहाँ पर, तो देखो हर एक इंसान अपने तरीके से नोट्स बनाता है। मान लीजिए मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, अब उसमें कुछ चीज ऐसी होंगी जो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो ऐसे टीचर जब पढ़ाता है तो अपने नोट्स बनाता है कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्लास कैसे डिलीवर करनी है। तो वो नोट्स में कई बार कुछ लिंक जो है आप लोग कनेक्टिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, पर लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी भी आप लोग उसके बारे में सर्च करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे वो नोट्स, ठीक है ना। तो ये इसलिए रहता है क्योंकि देखो सारी चीजें जो है नोट्स में लिखनी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर पॉइंट्स लिखे होते हैं और पॉइंट्स से पैराग्राफ बनाना फिर वो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से पचा सको, क्योंकि नोट्स पॉइंट्स फॉर्म में ही आते हैं वहां पर। अगर पूरी पैराग्राफ लिखा जाएगा तो पूरी एक किताब बन जाएगी, फिर नोट्स कैसे रह जाएंगे, वो क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो वहां पर देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पर फिर से बोल रहा हूँ, इस यहाँ से पेमेंट करने के बाद में जब भी आप लोग भेजते हो वहां पर लिख दिया कीजिए उसके नीचे, ठीक है। और आंसर राइटिंग ग्रुप में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है सबको यहाँ पर, ताकि आप लोग एक अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को लेकर चल सको सीरियस तरीके से, ओके। इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर को जब कवर करेंगे उसमें जरा सा टाइम लगेगा। रीजन क्या है, जो बातें वहां पर बोली गई हैं आप लोगों से गवर्नर के बारे में, वो सेम प्रेसिडेंट के बारे में है यहाँ पर, और जो बात बोली गई है वहां पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो सेम आप लोगों को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के बारे में देखने को मिलेगी। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया तो ये समझो कि इन पैरेलल आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर भी पढ़ डाला। तो इसलिए यहाँ पर पैरेलल में इनको कराया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से इसको कवर कर सके। तो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर ये है आर्टिकल 164, यहाँ पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे मैंने वहां पर बताया था कि गवर्नर जो है फ्री विल नहीं रहेगी, जैसे प्रेसिडेंट की फ्री विल नहीं रहती है, ऐसे ही गवर्नर की फ्री विल नहीं रहेगी, पर गवर्नर अपने हिसाब से अपॉइंट नहीं करेगा, लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा उसको यहाँ पर अपॉइंट करेगा। सेम बात है, कोई भी एक जरा सा भी चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ओथ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो गवर्नर इनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वही सारी बातें हैं कि एक तरीके से संविधान में अपनी आस्था, एक तरीके से निष्ठा दिखाएंगे, ठीक है। देश की संप्रभुता के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हमने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएंगे, वो सारी बातें लोगों के लिए और संविधान के लिए बिना किसी डर के, बिना किसी अफेक्शन के अपना काम करेंगे, न्याय तर्क संगत बनकर, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया, कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वो पैटर्न क्या है, रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे मैंने वहां पर बताया, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करना है, किसी पर्टिकुलर बंदे को रिमूव करना है या फिर रिसेफल करना है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो सारी की सारी पावर आप लोगों को सीएम के अंदर देखने को मिलेगी। पर सीएम जो है वो अपने आप नहीं करेंगे, वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो दूसरे फंक्शन थे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कुछ स्टेट के अंदर में जो बॉडीज होती हैं उनके हेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। असेंबली के साथ में रिलेशन भी बिल्कुल जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में आप लोगों को देखने को मिले थे, और दूसरे रिलेशन टू द गवर्नर, उनको इन्फॉर्म करना और उसके साथ में सारी चीजें, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनको आर्टिकल के थ्रू भी देख सकते हैं। आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस पर काम करता है, बेसिकली एड एंड एडवाइस देता है गवर्नर को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रोविजन है एज ए मिनिस्टर के तौर पर वो लिखे हुए हैं 166 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, एंड 167 ये ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द, जो एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं
गवर्नर को। अगर आर्टिकल भी आप लोग ध्यान से देखोगे दोनों के, तो दोनों के आर्टिकल आप लोगों को मिलते जुलते नजर आएंगे। मतलब वहां पर ये बात बोली गई थी किसमें, 88 आर्टिकल में बोली गई थी, जो कि यहाँ पर इसमें बोली गई है। तो इस तरीके से आप लोग इनको कंपेयर करके जब देखोगे आप लोग समझ जाओगे। यहाँ बोला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, तो ये 74 में बोली गई थी, यहाँ पर 163 में बोली गई है। ठीक है, अदर फंक्शन वहां पर 75 में बोले गए थे, यहाँ पर इसमें बोले गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जो है 166 है, कंडक्ट ऑफ द जो गवर्नर वाली बात की जा रही है, ये 77 में थी, वहां पर ये यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्यूटी वगैरह आप लोग देखते हैं, तो ये किस में थी, यहाँ 78 में थी। तो आप लोग ये सारी बातें देख सकते हैं, 78 में ये, ठीक है, 88 में नहीं। तो इनके वही बेसिक पैरेलल अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं रहेगा। तो एक एक पॉइंट आप लोग इस तरीके से पैरेलल में जब चीजों को कवर करके चलोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो यार सारी चीजें मिलती जुलती हैं, यानी कि कम पढ़ना और ज्यादा रिजल्ट यहां से आप लोगों का निकल कर आता है फिर। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको रिवीजन करने बैठेंगे तो हमको कई सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाना कि प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो एक तरीके से कैसे हैं, वो रियल हेड हैं, इसको डी फैक्टो लीडर बोलते हैं। और प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो डी यूरे इसको बोला जाता है, बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट की हम लोगों ने बातें की थी। इसी के साथ में जो अपॉइंटमेंट है, मैंने बोला था कि कोई भी अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। आर्टिकल 75 में ये बातें बाकायदा लिखी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, पर अपनी मन मर्जी से नहीं। जो भी यहाँ पर पावर में होगा, बेसिकली जो कि मेजोरिटी के साथ में आया होगा वही रहेगा, लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर कोalition हो, वही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ। ये सारी बातें आप लोगों को बताएगी बड़ी तसल्ली में, इसको लेकर कोई आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, किसके साथ में, किस तरीके से यहाँ पर किसको अपॉइंट किया जा सकता है, किसको रिमूव किया जा सकता है, किसको रिसफल किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के साथ में कनेक्शन, कैसे प्रेसिडेंट के साथ में कनेक्शन, किस तरीके से इनका रोल आप लोगों को देखने को मिलता है एज ए इंडिपेंडेंट लीडर आज की डेट में। जैसे लोकसभा के अंदर में भी तो लीडर ऑफ हाउस बोला जाता है। तो ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आ रही हैं, ये बातें आप लोगों के माइंड में बेसिकली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई कि कौन कौन से ऐसे जो पीएम थे जो आज की डेट में पीएम है, पहले सीएम हुआ करते थे। तो ये 6 पर्सनैलिटी हैं। चौधरी चरण सिंह जी हैं, यहाँ पर पीवी नरसिंह राव जी हैं, मोरारजी देसाई जी हैं, पीवी सिंह जी हैं, इसी के साथ में नरेंद्र मोदी जी हैं और एचडी देवगौड़ा। तो ये टोटल मिलाकर 6 लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये कारनामा किया गया कि पहले सीएम से फिर यहाँ पर पीएम की पोस्ट पर पहुंच गए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पहले आप लोग यूपी पीसीएस के थ्रू या फिर किसी गुजरात पीसीएस के थ्रू, तमिलनाडु पीसीएस के थ्रू, मध्य प्रदेश पीसीएस के थ्रू, आंध्र प्रदेश पीसीएस के थ्रू आप लोग एसडीएम बन जाए और फिर आगे चलकर आप लोग आईएएस ऑफिसर बन जाए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा देखो, कभी भी ना आप लोग ना अपनी चीजों को इस तरीके से लेकर चलो जो आप लोग को कहीं ना कहीं एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चलने में आप लोगों को हेल्प करे। हमेशा उस तरीके से काम आप लोगों को करना है। ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या हो जिंदगी में तो एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को सोल्यूशन जो है उसको बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। और प्लानिंग इस तरीके से करो ताकि आप लोग जब भी प्लानिंग को सिस्टमेटिक वे में लेके चलो तो आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये जो है बिल्कुल सही सटीक प्लानिंग हमारी बैठ गई है। उसको एनालाइज करते रहो, थोड़ा आगे बढ़ो, फिर देखो कि सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आगे बढ़ो, सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो। इस तरीके से आप लोग चलते रहो तो सोल्यूशन निकलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ओके, बाकी हम लोगों ने आर्टिकल देखे यहाँ पर, इनके बारे में सेम बातें जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली बेसिकली हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोगों के राज्य के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, ये बड़ी ही कॉमन सी बातें होती हैं यार, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज में रहते हैं। अगर इनका भी नाम आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो कोई छोटा ही बच्चा पूछ लेगा, बोलेगा क्या भैया क्या ही तैयारी कर रहे हो यार। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछी जाएंगी वही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कुछ चीजें आप लोगों को इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, याद रखनी है हमको, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी का पार्ट है। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलनी है। ठीक है, तो बड़ी ही बेसिक सी बात बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे है। यहाँ पर वो काम आप लोगों को आर्टिकल 164 में देखने को मिलेगा, जो बोला था ना कि एक तरीके से अपने हिसाब से अपॉइंट नहीं करते हैं। तो वहां पर वो कौन सा आर्टिकल हुआ करता था, वहां पर वो आर्टिकल 75 हुआ करता था। तो 64, 75 इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो चीजें देखी, कैसे ओथ दिलाई जाती है, वही सारी बातें थी, कैसे इनका काम है और कैसे इनके फंक्शंस हैं, ये आर्टिकल भी सारे आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। कंपेयर कर करके जितना ज्यादा चीजों को आप लोग पढ़ते हुए चलोगे उतना ही ज्यादा आप लोग जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, खुद क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ऑलरेडी एपीएफओ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2012 के अंदर में बोला गया कि इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर क्या एक तरीके से कंडीशन सही है। बोला जा रहा है कि
ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन राज्यसभा, यानी कि वो राज्यसभा में ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, फिर बातें बोल सकते हैं अपनी। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर बोला गया है ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ, अगर वो राज्यसभा के हैं। अगर आप लोगों को मनमोहन सिंह जी के बारे में पता है तो आप लोग इसको और अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मनमोहन साहब जो है वो राज्यसभा से आते थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा, ही विल नॉट एबल टू वोट इन द फेवर, यानी कि इन एक तरीके से अपने फेवर में यहाँ पर वोट नहीं डाल पाएंगे। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है वो आप लोगों को बतानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है आप लोगों को ये बताना है। तो पहली स्टेटमेंट ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, ऐसा नहीं है, ये लोकसभा में भी स्टेटमेंट दी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर राज्यसभा में स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पर बेसिकली अभी आप लोगों को समझाऊंगा, बोला गया कि ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ। हमारे देश के जो यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन साहब, ऐसा कुछ नहीं था, वो राज्यसभा से ही आते थे और राज्यसभा से ही वो प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। बोलने में, अपनी स्टेटमेंट देने में नॉर्मल कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, ही विल नॉट एबल टू वोट इन फेवर, यानी कि अपने बेसिकली हाउस के अंदर में, लोकसभा के अंदर में ये वोट नहीं डाल पाएंगे अगर वो राज्यसभा से आते हैं, क्योंकि उनकी पावर वोट डालने की कहां पर है, वो राज्यसभा के अंदर में है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे आते हैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस आप लोगों के सामने निकल कर आती है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ोगे, ये भी यूपीएससी ईपीएफओ में 2012 में पूछा गया। इसमें प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। बात की जा रही है कि मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में किसी भी एक हाउस का वो मेंबर होना चाहिए। एंड इसके अलावा क्या बात की जा रही है कि आगे बोला गया इसी स्टेटमेंट में, इफ नोट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ हाउस, किसी भी हाउस का विद इन 6 मंथ, यानी कि विद इन 6 मंथ उसको बनना ही बनना पड़ेगा। इफ नोट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ, तो यहां पर फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि नीड नॉट नेसेसरली टू बिकम ए वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट गेट इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा विद इन 6 मंथ। तो लोकसभा की बात कर दी 6 मंथ से, तो मस्ट बी मेंबर ऑफ द वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रायर टू द अपॉइंटमेंट, इनके अपॉइंटमेंट करने से पहले मेंबर होना चाहिए, और मस्ट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जहां पर मस्ट लगा है कि लोग, यहां पर बोला गया कि मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बोल दिया मैंने 6 महीने तक तो बन ही सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। नेक्स्ट बोला गया मस्ट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर इसको आप लोग देखोगे तो यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा की बात थोड़ी ना है, यहाँ पर लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, मस्ट क्यों लगा दिया यहाँ पर, ये तो गलत बात है। नीड नॉट नेसेसरली टू बी द मेंबर ऑफ वन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उसको अगर अपॉइंट करना है तो ऐसा नहीं कि वो किसी हाउस के मेंबर होना चाहिए, पर गेट इलेक्टेड लोकसभा बोल दिया यहाँ पर विद इन 6 मंथ, तो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो क्या बोला गया कि नीड नोट पर, हाँ पर क्या गया मस्ट गेट इलेक्टेड, तो अगर यहाँ पे फिर से मस्ट लगा दिया, क्यों भाई साहब राज्यसभा से भी तो आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गई, बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। तो जो आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करके इजीली आप लोग क्वेश्चन के जो है वो आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि फोकस अगर ढंग से आप लोग करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट आप लोगों को कंसीडर करनी है और इसके बारे में बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। बोला गया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो स्टेट के हेड के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। पहली स्टेटमेंट में ये बात बोली है, मतलब अगर समझाने के लिए मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूं तो ये बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये इन्होंने बोल दिया। नेक्स्ट बात की जा रही है हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे बोला है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं। क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए। नेक्स्ट बोला गया है इफ देयर इज नो पार्टी क्लियर मेजोरिटी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज द पर्सनल डिस्क्रिशन, यानी कि वो अपना खुद की सोच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दल जो है वो पावर में नहीं है सिस्टमेटिक वे में,
फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो ये दोनों अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात बोली गई है। तो अगर बात करें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया गया कि इंसान को कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो बड़ी ही बेसिक सी चीजें आप लोगों में यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अच्छे लेवल पर चीजों को समझ भी पाएंगे। और थोड़ा सा गहराई में जाकर चीजों को देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, तीनों की तीनों करेक्ट है। बोला गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम और सीएम, अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि कौन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि पीएम और सीएम, उसी को उल्टा करके लिख दिया है। यानी कि उसमें भी ये बोला गया कि यहाँ पर पहले ये बात बोल दिया और फिर बाद में बोल दिया, मतलब बात वही है, उसको अपोजिट भी नहीं किया गया अगर देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करेंगे किसको, प्राइम मिनिस्टर को और सीएम को। नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ देयर इज नो पार्टी क्लियर इन मेजोरिटी, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज द पर्सनल डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो मैंने आप लोगों को बताई है। तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका यूपीएससी के द्वारा जो खेला जाता है, कई बार क्वेश्चन का आंसर आते आते भी वो आप लोग की वाट लगा के चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है अगर पढ़ते ही आप लोगों ने सोल्व कर दिया तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ रहे हो, और अगर आप लोग पढ़कर सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब सही तरीके से आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। बाकी G20 की मीटिंग को लेकर यहाँ पर जो भी होने वाली है अभी रिसेंटली कहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर में। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो रस्साकसी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने दिल्ली का जो है बेसिकली नक्शा सुधारा है, दिल्ली के अंदर बहुत डेवलपमेंट किया है। बीजेपी कह रही है कि हमने वहां पर डेवलपमेंट किया है, उसको लेकर दोनों लड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कांग्रेस कह रही है कि हम लोग यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए थे, बीजेपी कह रही है कि हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया, क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस के टाइम पर आया था, इंप्लीमेंट बीजेपी के टाइम पे किया गया। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पर लेकिन ये भूल गए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो खाना प्रोवाइड कराया जाना है वो यहां पर किसके द्वारा किया जाता है, वो यहां पर किया जाता है किसानों के द्वारा। यानी खेत में अगर किसान उसको उगाएंगे नहीं तो आप लोग क्या प्रोवाइड कराओगे। तो यहां पर भी कौन बीजेपी और कौन आम आदमी पार्टी, ये जनता को भूल जाते हैं कि टैक्स पेयर की मनी से आप लोग यहां पर ये सारी चीजें बना रहे हो। तो ये अपने आप क्रेडिट लेना कि हमने कर दिया, इसको छोड़कर ये बोलना अगर आज स्टार्ट कर दो कि देश की जनता ने ये कर दिया तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब पॉलिटिक्स में इतनी गंदगी में जाके घुस जाते हैं ना आज की डेट में, जिसकी कुछ हद नहीं है, जिसके बारे में बातें करने में ये लगता है कि मैंने कहा यार क्या ही बोला जाए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है और ये बड़ी खराब सिचुएशन क्रिएट करती है। आप लोग ही क्या रहे बताइए जरा। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है, यहाँ पर इसरो और BARCS ज्वाइन कर रहे हैं डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर इंजन फॉर द रॉकेट। तो ये काफी अच्छा डेवलपमेंट आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो काफी इनोवेटिव है यहाँ पर प्लूटोनियम 238 और यहाँ पर जो स्ट्रोटिनियम ये 90, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर यूटिलाइज किए जाएंगे बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, डीप स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में काफी कुछ यहाँ पर नजर आएगा। इसमें ये कंपोनेंट आप लोग रहने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट देखने को मिलेगा, RTH यानी कि हीट टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये कंपोनेंट यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर एडवांस RTGS फॉर द स्पेस मिशन इंडिपेंडेंटली आप लोगों को देखने को मिला। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर जो हमारी मिशन स्पेस एजेंसीज हैं वो शानदार परफॉर्मेंस देखती हुई नजर आ रही है। तो ये जो मिशन है, क्योंकि ये आगे होने वाला है, अभी ज्वाइन किए हैं, तो और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, तो आगे इसके बारे में और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वेट करिए और इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बाकी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है एक्सरसाइज के अंदर में, जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज आप लोगों से पूछे कहां पर हो रही है, तो डिफेंस के अंदर में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कायरो जो कि यहाँ पर इजिप्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके तहत आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, और ऐसा नहीं कि हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 21 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला एडिशन इसका हुआ था 1980 यानी कि 1980 में, जिसके तहत यहाँ पर पीस ट्रीटी जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में देखने को मिली, उसके तहत यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। लास्ट ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2021 में हुई थी, बताया ना 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो 2021 में आप लोगों को देखने को मिली थी। यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे लगभग 17 कंट्री, और यहाँ पर कोविड-19 की वजह से फिर चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर पोस्टपोन हुई थी, वरना रेगुलर ये सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब की बार की कहाँ है लेटेस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर 5th एडिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रिया जो इंडेक्स है यहाँ पर 23 यहाँ पर ये सिडनी के अंदर में देखने को मिल रही है।
तो 5th नंबर की मेजर, ये भी ऐसी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, पहली बार 2015 में हुई थी, तो ये भी बाय एनुअल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये ऑस्ट्रेलिया INDA, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया IND इंडिया एक्सरसाइज। तो हमारी नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैसे हम लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं आज के दिन में सिक्योरिटी को लेकर, पीस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडिया और पैसिफिक, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, तो वहां पर मिलकर काम कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दो नेशन के बीच में, इसमें यहां पर आस्ट्रा जो यहां पर बेसिकली अस्ट्रा हिंद, ठीक है, तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है यहां पर आर्मी के बीच में। इसी के साथ में एक्सरसाइज यहां पर बात की जा रही है पिक ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया मल्टीलेटरल एयर कम्बैट, ये आप लोगों को ट्रेनिंग एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि इसी में पार्टिसिपेट करें, यहां भी देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता है क्वाड में भी हमारा दोस्त है, तो वो भी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछे जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर यहां पर नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बने तो याद रखना। अभी बात करें नेशनल चैंपियनशिप के बारे में, तो SP सुब्रमन, ठीक है, तो ये नेशनल चेस चैंपियन के जो है यहाँ पर अभी बेसिकली वो बन गए हैं, एक नहीं जो टॉपर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। चैंपियनशिप जो है 60th नेशनल चैंपियनशिप, ये यहाँ पर देखने को मिली, इसमें 9.5 पॉइंट के साथ में शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी। इसी के साथ में सितरम ड्रॉ 11th एंड द फाइनल गेम अगेंस्ट द, ये है यहाँ पर मित्रभा गुहा वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। चेस एक ऐसा गेम है जो कि माइंड को बिल्कुल हिला देता है, कौन कौन खेलता है बताना जरूर। तो ये काफी पुराना गेम है, अगर बात करें ये माना जाता है कि पुराने टाइम पे खासकर बेसिकली इंडियन से इसका ओरिजिन यहाँ पर देखने को मिलता है, एक ऐसा गेम है, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में यहाँ पर ये आगे चलकर इवोल्व हुआ, ये बोल सकते हैं। फिर यूरोप के अंदर में ये आगे चीजें चलने लगी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में इवोल्व हुई, हमने उनकी इज्जत नहीं करी, फिर अंग्रेज उसको लेकर आ रहे हैं तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने स्लम मिलियन जो एक तरीके से मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलियनर, ठीक है, तो वो मूवी भी आप लोगों ने देखा, जब ऑस्कर मिल गया तब हम लोगों ने देखनी स्टार्ट करी, उससे पहले हम देख ही नहीं रहे थे। तो ये चीजें हम लोगों को सुधारनी पड़ेगी, अपनी चीजों की इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना, अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी रहती है तो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। जितना रिवीजन करते हुए चलेंगे उतना ही नीरज चोपड़ा की कैटेगरी में पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रियलिटी में अगर रिवीजन करने में मजा आ रहा है तो फिर अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।